चलिए गेट लगा दे बेटा, गेट लगा दे। बायोस्फीयर रिजर्व की अगर बात की जाए तो बायोस्फीयर रिजर्व बड़ा इलाका होता है जिसको आप सेव कर लेते हो, प्रोटेक्ट कर लेते हो, है ना। इट्स अ टाइप ऑफ इन सितु या एक्स सितु। बायोस्फीयर रिजर्व इन सितु मोड ऑफ कंजर्वेशन वहां पे होता है। एक टर्म थी बायो प्रोस्पेक्टिंग, एनसीईआरटी में भी लिखती है, उसका मतलब कुछ भी नहीं है, आप उसको जेनेटिकली मॉडिफाई करके चीजों को यूज करते हो और उससे बेटर एफिशिएंसी आप लेते हो, वो बायो प्रोस्पेक्टिंग टर्म्स रह जाती है पूरी। चलिए, एक छोटा सा टॉपिक डेमोग्राफी आपको दे रखा है मॉड्यूल के अंदर, है ना। एक्सरसाइज के बाद आप बिल्कुल एक्सरसाइज के एंड में जाएंगे, है ना। तो आपको एक छोटा सा टॉपिक मिलेगा, डेमोग्राफी। देखा डेमोग्राफी। चलिए, तो डेमोग्राफी की बात करें तो डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है, तो डेमोग्राफी का मतलब होता है, डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। अगर आप ह्यूमन पॉपुलेशन की साइंटिफिक स्टडी कर रहे हो तो उसी को क्या बोलोगे, डेमोग्राफी। मार्क कर लीजिएगा कि डेमोग्राफी का मतलब क्या है ना। डेमोग्राफी इट मींस साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी। अब पॉपुलेशन का मतलब क्या था, पॉपुलेशन को हमने डिफाइन किया था क्या, जब हमने इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी, पूरे सिस्टम की बात की थी, हमने पॉपुलेशन टर्म को डिफाइन किया था, क्या बोला था, सेम स्पीसीज डिफरेंट स्पीसीज, सेम स्पीसीज के मेंबर्स का ग्रुप एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर क्या कहलाता है, पॉपुलेशन। पक्की बात थी। तो वही लिखा है पॉपुलेशन, मार्क नहीं करना है, यही लिखा हुआ है पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज, किसी भी स्पीसीज का, प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया एट अ गिवन टाइम। वो आपको ऑलरेडी पता है, मार्क करने की जरूरत नहीं है। कि पॉपुलेशन का मतलब क्या है, बोले सेम ऑर्गेनिज्म का ग्रुप एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या कहलाएगा, पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पे आप बात करते हो, आप काउंटिंग करते हो ह्यूमन पॉपुलेशन की, उसका बोलते हैं सेंसस, CENSUS। और ये हर 10 ईयर्स में, हर 10 साल में ली जाती है, फर्स्ट ईयर में। लाइक 2001 में ली, फिर 2011 में, फिर 2021 में। तो ऐसे हर 10 साल में ली जाएगी, और 10वें साल के पहले साल फर्स्ट ईयर 2010, 11 में ली, फिर 21 में लेना था, 31, 41 ऐसे चलता। वो भी फर्स्ट 3 मंथ्स, जनवरी फरवरी मार्च, तो ऐसा होता है। पर इंडिया की पॉपुलेशन इतनी बड़ी, टाइम लग जाता है। और अभी तो फिर कोविड वाला सिचुएशन था, है ना। तो इस बार जो पॉपुलेशन का रिजल्ट है वो लेट आएगा, बट आ जाएगा। तो ये जो होती है कि हर 10 ईयर्स के अंदर फर्स्ट 3 मंथ्स में हम क्या काउंट करते हैं, बोले वहां की उस कंट्री की पॉपुलेशन को काउंट करते हैं, है ना, ह्यूमन पॉपुलेशन को काउंट। सिमिलरली अगर हम बात करें किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में या बायोस्फीयर रिजर्व में या नेशनल पार्क में, आप टाइगर्स के नंबर या लॉयन के नंबर, जो भी आपने एनिमल पे सेव किया उनके नंबर की भी काउंटिंग करते हो, है ना। अगर आप बात करें टाइगर्स के नंबर कैसे गिनते होंगे, टाइगर्स को जा जाके गिनते हो क्या, पग मार्क्स, है ना। उनके जो पग मार्क्स होते हैं वो स्पेसिफिक, जैसे आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं ना, स्पेसिफिक होते हैं, बिल्कुल उनके पग मार्क भी क्या होते हैं, वेरी स्पेसिफिक होते हैं। तो बिल्कुल उनके स्पेसिफिकली पग मार्क से उनको रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है, बोले हाँ ये टाइगर। इनफैक्ट फीकल मैटर की बात करें तो उसमें भी स्पेसिफिक बैक्टीरिया होते हैं, ऑर्गेनिज्म वाइज, हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। बट वो बहुत ज्यादा बायोलॉजिकल लेवल पे जब आ जाते हो तो आप आइडेंटिफाई कर पाते हो, तो उसका पूरा टेस्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग वहां पे जब भी ऑर्गेनिज्म को उसमें सेंचुरी में डाला जा रहा होता है उससे पहले उसका पूरा फीकल एक्सट्रैक्ट का एग्जामिनेशन किया जाता है, उसको रिकॉर्ड रखा जाता है। और हर एक टाइगर का जो भी वहां पे रहे होंगे उनका सबका फीकल मैट्रिक का जितना भी एक्सट्रैक्ट है उसका कंपोजिशन है, सब कुछ रिकॉर्डेड है। तो जहां भी मिलता है उसको चेक किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग मैच कर लिया जाता है कि हाँ ये इसका, ये इसका है। ये पार्ट के थ्रू भी आप काउंटिंग कर सकते हो, उसके थ्रू भी काउंटिंग कर सकते हैं, बट मेनली पग मार्क्स को यूज किया जाता है, पग मार्क्स को ही यूज किया जाता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन। तो ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करेंगे, उसको भी आप काउंट कर सकते हो, टाइगर्स की बात करें, अदर एनिमल्स की बात करें, उनको भी आप काउंट कर सकते हो। पर एक ही चीज है कि पॉपुलेशन का मतलब सेम मेंबर्स का ग्रुप है, डिफरेंट, सेम डिफरेंट हो जाता तो क्या बन जाती, कम्युनिटी। अगर डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स का ग्रुप बन जाता तो आप कम्युनिटी में पहुंच जाते। बट अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन की बात करें। पॉपुलेशन का मतलब क्या है, सेम ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप होता है पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम पे जो मिलता है उसी को क्या कहा जाता है, पॉपुलेशन। तो ये जो पहली आपको दी गई है दैट इज अ पॉपुलेशन साइज, है ना, पॉपुलेशन साइज या पॉपुलेशन डेंसिटी
ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो वहां पे यही दे रखा है। अगर आप पॉपुलेशन साइज या पॉपुलेशन डेंसिटी को देखें तो वहां पे क्या लिखा हुआ है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट इन अ यूनिट एरिया। साइज का मतलब ही क्या है, कितने एरिया में, उस पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग हैं उस पर्टिकुलर स्पीसीज के, वही क्या कहलाती है, पॉपुलेशन साइज कहलाती है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, मार्क करिएगा। द साइज ऑफ अ पॉपुलेशन फॉर एनी स्पीसीज इज नॉट अ स्टैटिक पैरामीटर, it keeps changing in time depending on various factors including food availability, predation, pressure and reduced wealth। ध्यान रखना कि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है कि यहाँ पे कोई भी एरिया की पर्टिकुलरली अगर हम बात करेंगे तो वहां पे क्या होगा, बोले पर्टिकुलर नहीं रहता, सेम नहीं रहता, चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि आपने क्या किया, एक जंगल था, उस जंगल में लॉयंस का नंबर बढ़ा दिया, तो अगर आपने लॉयंस का नंबर बढ़ा दिया तो क्या लगता है कि जो हर्बीवोर एनिमल्स है उनके ऊपर प्रेडेशन प्रेशर बढ़ा या कम हुआ होगा, बढ़ा। तो इसका मतलब हर्बीवोर्स का नंबर क्या हुआ होगा, बढ़ा होगा, कम हुआ होगा, कम हुआ होगा। तो पर्टिकुलर किसी भी एरिया में आप ऐसा नहीं कह सकते कि वहां पे अनलिमिटेड हमेशा सेम नंबर मिलेगा, चेंज होता रहेगा। अगर अपन बात करें ग्रासेस के नंबर बढ़ जाता तो क्या होता, हर्बीवोर्स का नंबर बढ़ जाता, बड़ा obviously। जैसे हर्बीवोर्स का नंबर बढ़ता, ग्रासेस का नंबर कम होता, वो भी अपने नंबर को मैनेज कर लेते। तो ये जो स्टैटिक पैरामीटर नहीं होता, ये क्या होता है, चेंज होता रहता है। ये जो है पर्टिकुलरली चेंज होता रहता है। तो ये जो चेंजिंग पैटर्न होता है दैट इज बेसिकली बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है ना। ये बहुत सारे अदर फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, लाइक प्रीडेशन, प्रेशर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और ये जो आपको मार्क कर रखा है, तो ये एनसीईआरटी की लाइन है ना। ये जो लाइन दे रखी है दैट इज ऑफ एनसीईआरटी लाइन, जो पॉपुलेशन वाले पार्ट से आती है, एग्जाम में एज इट इज आती है। ध्यान रखना ये जो तीन आपको दिए गए हैं ये एग्जाम ओरिएंटेड बात है। क्या क्या दे रखा है, दैट इज फूड अवेलेबिलिटी, जो मैंने आपसे बोला अगर ग्रासेस का नंबर बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, प्रेडेशन, प्रेशर और वेदर। वेदर के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है, वेदर पे कौन सा फैक्टर की बात करेंगे, मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्परेचर, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर, याद है। अच्छा प्रेसिपिटेशन क्या था, रेनफॉल प्लस स्नोफॉल, दोनों मिला के बोल रहे थे। चलिए, है ना। ह्यूमन डेंसिटी की अगर बात करेंगे पॉपुलेशन की, तो वहां पे फर्स्ट 4 मंथ्स में फर्स्ट ईयर ऑफ ईच डिकेड मार्क कर लीजिएगा, है ना। अगर आप ह्यूमन पॉपुलेशन काउंटिंग की बात कर रहे हो तो हर 10 साल में पहले जो साल होगा 2011, 2021, 2031 ऐसे, है ना। और फर्स्ट 4 मंथ्स में निकाली जाएगी, पहले 4 महीने उसके काउंटिंग के रहेंगे, सेंसस बोलेंगे, CNSUS। भाई ह्यूमन में तो आदमी को गिन लो, बट अगर टाइगर सेंसस की बात करेंगे तो वो पग मार्क या फीकल पैलेट, ना टाइगर्स की अगर आप बात कर रहे हैं तो पग मार्क या फीकल पैलेट के ऊपर डिपेंडेंट है। मार्क हो गया। चलिए, फिर बात आती है बर्थ रेट। बर्थ रेट की बात करें तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें कि भाई टोटल बर्थ कितनी हुई उस एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं कि ये जो बर्थ रेट और डेथ रेट है ये बहुत सिंपल है। अगर आप बर्थ रेट की बात करते हो तो नए जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं वो आप काउंट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं, ये कोई एरिया था और इस एरिया में 2011 के अंदर 20 पीपल्स रहते थे। कितने रह रहे, 20 पीपल। हमने बोला भाई एक साल मतलब 2012 के अंदर जो टोटल यहाँ पे बर्थ हुई है वो हुई है 10। हमने सपोज कर लिया कि भाई 10 लोग यहाँ पे नए बच्चे जो है यहाँ पे पैदा हुए 10 पूरे साल में। तो अगर आपसे पूछा जाए भाई बर्थ रेट क्या हो गई इसकी, तो फिर क्या होगा, बोले नई बर्थ कितने हुए, 10। इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी, ये इसकी बर्थ रेट, दैट इज टोटल जो भी बर्थ हो रही है वो और इनिशियल पॉपुलेशन के हिसाब से आप निकाल। तो वो रेट है, रेट का मतलब हमेशा इनिशियल से काउंट होता है। रेट जो होती है दैट इज इनिशियल से काउंट होती है। मतलब यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये लगभग कितना आ रहा है, 50%। ये कितना आ रहा है, 50%। मतलब इसने 50% ग्रोथ की है। तो अब आप चेक करेंगे अब कितने नए हो गए, 30 हो गए। पहले 20 थे अब कितने हो गए, 30। तो मतलब 50% इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीमेंट। सेम क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं कि अगर हम बात करें ये पर्टिकुलर एरिया था 2011 के अंदर यहाँ पे 20 लोग ही थे, बट मैं बोल रहा हूँ एक साल के अंदर यहाँ पे 10 लोग मर गए, मर गए, डेथ हो गई उनकी। अब कैसे निकालोगे, डेथ रेट कैसे निकालोगे, 10/20, तो वो भी कितना आएगा, 50%।
और बट यहाँ पे अभी जो 50% ये क्या इंडिकेट कर रहा है अगर डेथ रेट है तो, कि 50% पॉपुलेशन कम हो गई, 50% पॉपुलेशन कम। तो बर्थ रेट और डेथ रेट कुछ भी नहीं है, सेम चीज है, बस यहाँ पे आपको बर्थ काउंट करनी है कि कितने ऐड हुए हैं, और यहाँ पे डेथ काउंट करनी है कितने रिड्यूस हुए, सीधी सी। अच्छा, एक बर्थ के कारण से एक जगह की पॉपुलेशन बढ़ सकती है, और या फिर कोई बाहर से उस जगह पे आके सेटल हो जाए। इमाइग्रेशन है, ई माइग्रेशन, इमाइग्रेशन। तो भाई अगर आप किसी एरिया में देखेंगे तो पॉपुलेशन बढ़ने के, इंक्रीज होने के दो कारण हो सकते हैं, या तो वहां पे कोई लोग बाहर से आ रहे हैं, इमिग्रेशन, और या फिर वहां पे कोई बर्थ हो रही है। और अगर कम होगी तो दो ही रीजन हो सकते हैं, क्या? या तो इमाइग्रेशन हो रहा है, और या फिर डेथ हो रही है, सीधी सी बात है। भाई अगर आपको कहीं जगह दे दी गया है और बोली जाए कि यहाँ पे इतने लोग बाहर से आके सेटल हो गए, इतनी बर्थ हुई है, और आपको बोल दिया जाए सेम टाइम पे इतने लोग वहां पे मरे और इतने लोग बाहर जा चले गए, तो क्या आप चेंज निकाल लोगे? क्या आप चेंज निकाल लेंगे? चलिए ट्राई करें एक बार। अगर मैं बोलता हूँ कि एक पॉपुलेशन थी, इनिशियल पॉपुलेशन यहाँ पे 20 थी इन 2011, मैंने आपसे डाटा दिया कि भाई एक साल में यहाँ पे लगभग 10 बर्थ हुई है, 20 पीपल इमाइग्रेट हुए हैं, 30 पीपल ई माइग्रेट हुए, और 5 लोगों की डेथ हुई है। और आपसे बोला जाए कि 2012 के अंदर मुझे इसकी पॉपुलेशन बताओ। परसेंटेज मुझे तो नहीं, पॉपुलेशन बताओ, नंबर बताओ कितना है। तुम बायो वाले हो बेटा, मैथ्स पेपर यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं अपने, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा तुम पेपर यूज करोगे इतने के लिए, है ना। न्यू पॉपुलेशन इन 2000, शाबाश, 1550, 15, ठीक है। तो बात समझना कि भाई इनिशियल 20 थे, अब बढ़ी कितनी, बोले 10 बर्थ हुई थी, 10 इमाइग्रेशन हुए, मतलब बढ़े तो 30, कम कितने हो गए 35, मतलब चेंज कितने का आया 5 का चेंज आया, बट बढ़े या कम हुए? कम हुए। तो यहाँ पे 20 - 5 कितना हो जाएगा? 5 मत कर देना, ये जो 5 है ये चेंज है, ये 5 चेंज है ना, आंसर 5 नहीं जाएगा, 5 चेंज आया है वो है। आपसे पॉपुलेशन पूछी थी कितनी है, तो आपको वो चेंज इनिशियल पॉपुलेशन में डालना पड़ेगा, अगर बड़ा है और कम। मतलब आपने बेसिकली क्या किया, आपने बर्थ प्लस इम माइग्रेशन को ऐड किया, और किससे माइनस कर दिया, ई माइग्रेशन प्लस दैट से, तो आपके पास क्या आ गया, चेंज आ गया। आपके पास क्या आ गया, चेंज आ गया, और आपने उस चेंज को इनिशियल पॉपुलेशन में डाल दिया। आपने न्यू पॉपुलेशन कैसे कैलकुलेट किया, आपने वो चेंज को, जो भी चेंज था, अगर प्लस में आता प्लस करते, माइनस में आया माइनस करते, उसको आपने वहां पे यूज कर। कोई डाउट? बहुत बेसिक। भाई डे टू डे लाइफ में अगर सोचोगे इसको, अगर 20 में दिक्कत आ रही 10-10 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बट बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे लिए जरूरी है, हमारे लिए कैलकुलेशन पर इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए क्या जरूरी है, कॉन्सेप्ट जरूरी है, कि आपको ये पता होना मतलब क्या है इस चीज का। ये बात क्लियर हुई? अच्छा, एक टर्म थी चैपमैन साहब ने दी थी, याद करो क्या, बायोटिक पोटेंशियल, याद आ रहा है कुछ? क्या होता है बायोटिक पोटेंशियल? रिप्रोडक्टिव एबिलिटी इन अ आइडियल एनवायरनमेंट, मोस्ट फेवरेबल कंडीशन के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म अपना मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल शो करेगा, उसको क्या बोला था, बायो। बट क्या नेचर में बायोटिक पोटेंशियल होता है क्या? नेचर में क्या है, वाइटलिटी है, नेचर में क्या है, याद है, श्योर है। अच्छा, फिर आपसे बात की थी कुछ आर सेलेक्टेड के सेलेक्टेड स्पीसीज की। आर सेलेक्टेड मतलब स्मॉल नंबर में प्रोड्यूस करेगी, लार्ज नंबर में स्मॉल साइज ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे। और कोई केस सेलेक्टेड भी थी, क्या है, लार्ज नंबर में, लार्ज साइज में स्मॉल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगी, पक्की बात है। दो तरीके आपको पता थे, एक थी आर सेलेक्टेड और एक थी, मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म क्या अपने यहाँ पे जो भी है वो अपने फिटनेस रखना चाहेगा, रखना चाहेगा।
फिर उसको पता है अगर डेथ ज्यादा होनी है तो वो आर सेलेक्टेड में जाएगा, लार्ज नंबर में प्रोड्यूस करेगा। और इसको पता है डेथ नहीं होनी, स्टेबल रहेगा, वो के सेलेक्टेड बनेगा, वो स्मॉल नंबर में प्रोड्यूस करेगा। बट हर एक कोशिश क्या कर रहा है ऑर्गेनिज्म कि अपने पॉपुलेशन को सेव रखे, अपनी पॉपुलेशन को, अपनी स्पीसीज को सेफ रख सके। हर एक ऑर्गेनिज्म इस नेचर में यही ट्राई कर रहा है ना। तो बात ध्यान रखना कि यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट पार्ट दिया गया है वो यही दिया है, आप चेक करें। आपको बर्थ रेट दी गई है, इसी को बायोटिक पोटेंशियल, फर्टिलिटी, नेटेलिटी सब इसी के टर्म से है ना। एग्जामिनर नेटेलिटी बोले, फर्टिलिटी बोले, बायोटिक पोटेंशियल बोले, बर्थ रेट बोले, वो सब एक ही है। क्या होता है, कुछ नहीं, एज पर कैपिटा बर्थ रेट, बर्थ रेट इज रिप्रेजेंटेड, जो एनसीईआरटी की लाइन है वो मार्क कर लीजिएगा बस। बर्थ रेट इज रिप्रेजेंटेड एज अ पर कैपिटा बर्थ रेट, है ना। फॉर्मूला याद रखना, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, तो टोटल नंबर ऑफ बर्थ अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन। क्वेश्चन आपसे मैंने करवा दिया, एक बार ट्राई करके देख लो क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन जो लिखा हुआ है एग्जाम्पल में। क्या हो जाएगा, नई बर्थ कितनी थी, 8, इनिशियल कितना था, तो क्या हो गया 8/20, क्लियर हो गया, है ना। तो 8/20 के हिसाब से वो निकाल लोगे। अब बर्थ रेट जो होती है वो रीजन टू रीजन वैरी करती है। अब बात बहुत ध्यान से समझिएगा। एक्चुअली क्या होता है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज है उसके अंदर बर्थ रेट लो रहती है। और क्यों लो रहती है, क्योंकि वो लोग एजुकेटेड है। उनको ये चीज पता है कि भाई जितनी हाई बर्थ रेट होगी उतना ही कंपटीशन आएगा और उतना ही सर्वाइवल डिफिकल्ट होगा, सिंपल। डेवलपिंग कंट्रीज में उल्टा है, डेवलपिंग कंट्रीज की बर्थ रेट क्या रहती है, हाई रहती है, ज्यादा रहती है। क्यों, वहां पे कॉन्सेप्ट उल्टा चलता है, बोले वो जितने हाथ होंगे उतनी अर्निंग होगी। अवेयरनेस तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, अवेयरनेस के लिए कि उनको अकॉर्डिंग क्या, बोले जितने हाथ होंगे उतनी ज्यादा अर्निंग होगी। तो वो जो चीज होती है, लेक ऑफ एजुकेशन, लेक ऑफ अवेयरनेस, वो लोग आगे का कंपटीशन पार्ट तो सोचते ही नहीं, उनके अकॉर्डिंग तो जितने हैं उसके अकॉर्डिंग उतने ही कमाएंगे, उतने ही कमाएंगे तो उतना ही डेवलपमेंट होगा। तो वो जो चीज है, वो जो सोच है, वो कहीं पे डेवलपिंग कंट्रीज में रहती है और उसी की वजह से बर्थ रेट जो रहती है वो हाइयर रहती है, किस साइड में, डेवलपिंग कंट्रीज। वेरएस डेवलप्ड कंट्रीज जो होता है उनकी सोच क्लियर है, बोले अगर बर्थ रेट ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ जॉब्स भी कम होगी, है ना। नंबर ऑफ जॉब्स कम होगी, कंपटीशन बढ़ेगा, वहां पे सारी प्रॉब्लम्स। और इसी कारण से आप देख भी सकते हो कि जो डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज का अंतर, आप देखिए यूएस इधर पॉपुलेशन बिल्कुल लिमिटेड है, और जब पॉपुलेशन लिमिटेड है तो वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटी तो वो उनको आसानी से मिलता है, सब कुछ कंपटीशन कम है। वैसे इंडिया की अगर हम बात करें, कंपटीशन की बात करें, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, है ना, कंपटीशन के लिए यहाँ बैठे हो। तो वो जो चीज है, वो जो डिफरेंस आता है, वो सोच का डिफरेंस, वो सोच का डिफरेंस। तो आपको जो बर्थ रेट दे रखी है वो मार्क कर लीजिएगा कि डेवलप्ड कंट्रीज की बर्थ रेट लो है, डेवलप्ड कंट्रीज की बर्थ रेट लो होती है, वेयर एज डेवलपिंग कंट्रीज या पुअर कंट्रीज की हायर होती है। क्लियर, है ना। और इसका रीजन आपको दिया, मार्क करने की जरूरत नहीं है, उसका रीजन आपको दिया, हायर फर्टिलिटी इन डेवलपिंग वर्ल्ड इज पार्शियली एक्सप्लेन बाय लार्ज नंबर ऑफ हैंड नीडेड टू परफॉर्म द वर्क, कि जितने ज्यादा हाथ होंगे उतना ही वहां पे वर्क मिलेगा, उतनी अर्निंग होगी, वो उनकी सोच है। इट्स नॉट ट्रू, बट वो उनकी एक्सप्लेनेशन है कि क्यों ज्यादा है, उसका एक्सप्लेनेशन वहां पे दिया गया है। पॉपुलेशन इवॉल्व डिफरेंट स्ट्रेटजी टू मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस, यहाँ पे जो बात कर रहा है आर सेलेक्टेड के सेलेक्टेड स्पीसीज की बात करना चाह रहा है। क्या बोलता है, सम ऑर्गेनिज्म ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, उनका जो नंबर है वो अपने कांस्टेंट रखने के लिए क्या करते हैं, बोले लाइफ में सिर्फ एक ही बार करते हैं, दैट इज पैसिफिक साल्मन फिश एंड बम्बू। मार्क करिएगा इस चीज का एग्जांपल को, पैसिफिक साल्मन फिश एंड बम्बू। सम प्रोड्यूस स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग like oyster, pelagic fish maximize their fitness by producing large number of springs। ये कौन सी स्पीसीज की बात कर रहा है, आर सेलेक्टेड, ये किसकी बात कर रहा है, आर सेलेक्ट। फिर लिखा है सम ऑर्गेनिज्म ब्रीड मैनी टाइम्स इन देयर लाइफ टाइम देन प्रोड्यूस अ स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज ऑफ स्प्रिंग, ये किसकी बात कर रहा है, के सेलेक्टेड। तो ये स्मॉल नंबर लार्ज साइज के नीचे लिख देना के सेलेक्टेड, वहां ऊपर वाले पे लिख देना आर सेलेक्टेड, और एक ही बात कर रहा है वो, एक वो वहां पे वो याद रखना है, पैसिफिक साल्मन फिश एंड बम्बू। पर कैपिटा का मतलब क्या हुआ,
पर ये जो भी आपको यूनिट दी गई है उसके अंदर आप कैलकुलेट करेंगे, है ना। वो पर कैपिटा का मतलब जो भी आपको यूनिट दी गई है, आप जो पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम पे जब आप बात करें तो उसकी लिमिट इसके हिसाब से बोला जा रहा है। फिर डेथ रेट या मॉर्टेलिटी, क्या होती है डेथ रेट या मॉर्टेलिटी? कितनी डेथ है पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम पे, कितने नंबर में लोगों की डेथ हुई है, वही क्या कहलाती है, डेथ रेट कहलाती है। वही है टोटल नंबर ऑफ डेथ इनटू इनिशियल पॉपुलेशन, है ना। आज एक एग्जांपल दिया गया है, कोशिश कोशिश करें, हो जाएगा बहुत इजीली। हो गया क्या, है ना भाई। बोल रहे हैं 4 मर गए 40 में से, तो क्या डेथ रेट है, बोले 4/40, सिंपल। 4/40, 1/0.1, तो 0.1 इंडिविजुअल जो है वो मर रहा है बेसिकली वीक एक। अब ऐसे 0.1 का मतलब क्या हुआ, क्या 0.1 कुछ होता है क्या? नहीं, वो उसने एक एवरेज बताया कि भाई अगर पर वीक के साथ देखेंगे तो 0.1 इंडिविजुअल की डेथ हुई है, वो उसका वो अलग रेशो है। क्या इसको परसेंटेज में भी आप कर सकते थे, 4/40 इंटू 100 कर लीजिए, आपको रेशो आ जाएगा 10%, है ना। 10% लोग जो है वहां मर रहे हैं पर्टिकुलरली। चलिए, ये माइक क्या बैठ, चलिए, है ना। ग्रोथ देखे, ग्रोथ रेट में आपको पढ़ा चुका हूं, वहां पे आपको जो साइड में देखा ना, इमिग्रेशन इमिग्रेशन, या पार्ट पढ़ के देखे एक बार और उसकी वैल्यू निकाला है। है ना, तो जो चेंज दे रखा है आप लोगों को वो वही है, बर्थ ग्रोथ रेट में देखिए, इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट बर्थ माइनस डेथ, बी माइनस डी, वो चेंज आपको बताएगा, है ना। अब यहाँ पे बढ़ने के लिए क्या क्या रेस्पॉन्सिबल है, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ कैसे सकती है, तो या तो बी मतलब बर्थ हो या फिर इमिग्रेशन हो, दोनों चीजें प्लस है। और अगर आप वहां पे देखें मॉर्टेलिटी, अगर डेथ होगी माइनस में दे रखा है, इमिग्रेशन माइनस दे रखा है साइड में, है ना। तो अगर आपको प्लस करना है, पॉपुलेशन डेंसिटी निकालनी किसी एरिया की, तो आप कैसे निकाल सकते हो, नेटेलिटी प्लस इमिग्रेशन, और माइनस क्या ऐड करोगे, मॉर्टेलिटी प्लस इमिग्रेशन। तो ये फॉर्मूला लिख लेना साइड में ना, ये जो साइड में आपको लिखा हुआ था ना, ये लिख लेना, नेटेलिटी प्लस इमिग्रेशन, नीचे आपको दे भी रखा है। अगर आप ध्यान से देखोगे नीचे आपको मिल जाएगा बर्थ प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ प्लस इमिग्रेशन, तो ये आपका जो है चेंज आएगा। तो इस चेंज को आपको इनिशियल पॉपुलेशन में ऐड करना पड़ेगा ना। ये जो भी चेंज आ रहा है इसको आपको इनिशियल पॉपुलेशन के साथ कंपेयर करोगे, आपको नहीं मिल जाएगी, है ना। तो ये N+1, अगर मैं इसी क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया हुआ है ना, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर इसी क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को देखूंगा तो N+1 हो जाएगा कि पॉपुलेशन इन ईयर 2012 इक्वल्स टू पॉपुलेशन इन 2011, दैट इज 20, प्लस बर्थ कितनी हुई थी, 10, इमिग्रेशन कितना हुआ था, 20, तो 10+20 माइनस डेथ प्लस इमिग्रेशन, डेथ कितनी हुई, 30, डेथ 5 प्लस इमिग्रेशन कितना हुआ, 30, तो 30+5 35, तो ये जो ब्रैकेट वाला है वो आएगा -5, वो कितना आ रहा है, -5, सो 20 -5 दैट विल बी 15, सो पॉपुलेशन इन 2012 विल बी 50। तो ये फॉर्मूला समझ में आया क्या? तो ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसके आगे क्वेश्चन लिख लेना, है ना। ये फॉर्मूला जो दे रखा है इसी के आगे क्वेश्चन लिख लो, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बात चल रही है। तो ये तो आपने निकाल लिया 2012 में कितनी पॉपुलेशन हो गई, मैं आपसे बोलूं कितनी बढ़ी है, इसका परसेंटेज कैसे निकालें? वही जितनी पॉपुलेशन बढ़ी, चेंज जो भी हुआ वो डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100, वो आप निकाल लोगे। ये कि इस केस में बात करूं, 5 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100, वो कितना आएगा,
25। बट इंक्रीमेंट हुआ डिक्रीमेंट? डिक्रीमेंट हुआ है, कम हुई है, 25% पॉपुलेशन कम हो गई है। तो वो जो पर परसेंटेज दे रखा है वो इस तरह से निकालना है ना, ये डेल्टा एन अपॉन टी डिवाइडेड बाय इनिशियल पॉपुलेशन इनटू 100, वो आपने निकाल लिया है। तो इसी क्वेश्चन में ग्रोथ रेट भी निकाल देना, इसी क्वेश्चन में ग्रोथ रेट भी निकाल देना, ताकि आपका जो ग्रोथ रेट वाला पूरा पार्ट है आपको एक क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा कि कहना क्या चाह रहा है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, एन टी कितना है, 20, है ना, एन टी 20 है। यहाँ पे बर्थ कितनी हुई है, 10, इमाइग्रेशन 20, डेथ कितनी है, 5, इमाइग्रेशन कितना है, कितना है, 30। आपसे एन टी प्लस वन पूछा गया है, मतलब एन एन टी प्लस वन कितना है, 2012 आपसे पूछा है। तो इसको अगर हम बात करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, एन टी प्लस वन इक्वल्स टू एन टी प्लस बर्थ प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ प्लस इमिग्रेशन। अगर आप बात करें तो पॉपुलेशन इन 2012 इक्वल्स टू पॉपुलेशन इन 2011, कितनी है पॉपुलेशन 2011, 20, प्लस अगर आप इसको फॉर्मूला सॉल्व करें, बर्थ प्लस इमिग्रेशन 10 प्लस 20 कितना, 30 माइनस 35। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इट विल बी एंड इन 2012 इक्वल्स टू 20 प्लस माइनस 5, इक्वल्स टू 20 माइनस 5 इक्वल्स टू 15। ये बात क्लियर हुई। अब अगर मैं आपको यहाँ पे परसेंटेज निकालना है तो मेरा चेंज मुझे पता है कितना चेंज है, 5, 5 का चेंज आ रहा है मेरा, इनिशियल पॉपुलेशन 20 इंटू 100। तो अगर मुझे परसेंटेज में निकालना होता तो इट विल बी 25%, बट ये डिक्रीमेंट को शो कर रहा है, माइनस आई मतलब डिक्रीमेंट को शो करेगा कि यहाँ पे कम हुई है पॉपुलेशन। क्लियर है क्या। तो वो जो फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले दे रखे आपको, परसेंटेज के भी और उसके भी, तो वो दोनों इस तरह से आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। कोई डाउट है तो बोले बेटा, है ना। भाई इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, देखिए चांसेस है इस टाइप के। भाई अगर बायोलॉजी में न्यूमेरिकल आएंगे तो हार्ड न्यूमेरिकल नहीं होंगे, वो इस टाइप के न्यूमेरिकल है ना। इट्स कॉल्ड बायोलॉजिकल न्यूमेरिकल्स। ये ऐसे हंसे मत, है ना, कुछ एक हार्ड भी होते हैं। अभी आ रहा है बेटा, लॉजिस्टिक ग्रोथ का आ रहा है ना, उसमें हार्ड भी रहेंगे। हाँ, ग्रोथ रेट का मतलब कुछ भी नहीं है, ग्रोथ रेट का मतलब होता है कितना बढ़ा या कितना कम हुआ परसेंटेज में। अब सीधी सी बात है भाई, यहाँ पे अगर इसी क्वेश्चन में देखूं तो कितना कम हो रहा है, 5 का अंतर आ रहा है, और इनिशियली कितना था, 20 था, इंटू 100 परसेंटेज निकालना है। तो 5/20 इंटू 100 दैट विल बी 25%। 25% क्या इंडिकेट कर रहा है, बढ़ी है कम हुई है, कम हुई है, ठीक है। तो वो जो डेल्टा एन अपॉन टी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, जो चेंज आया कितने टाइम में, एक साल में, वो डेल्टा एन अपॉन टी है, कितना है, 5। तो ये जो है डेल्टा एन अपॉन टी 5 आ गया, अपॉन जो इनिशियल पॉपुलेशन है वो कितनी है, 20 है, इंटू 100, तो 5/20 इंटू 100। ग्रोथ रेट आप चाहे तो उसमें पॉइंट्स में बात कर सकते हो, अगर वो परसेंटेज में पूछ रहे हैं तो परसेंटेज में, दोनों में निकाल सकते हैं, है ना। अगर आप ग्रोथ रेट की बात करें, 0.1 भी आप बोल सकते हो, 10% भी बोल, बात एक ही है। क्या इंट्रिंसिक मतलब, अगर हमारे अंदर के बायोमास की ग्रोथ रेट की आप बात कर रहे हो, अगर एक ऑर्गेनिज्म के रेस्पेक्ट में, कंट्री के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो, कितना बढ़ रहा है, उसके अंदर इमाइग्रेशन प्लस बर्थ रेट माइनस डेथ प्लस इमाइग्रेशन। ग्रोथ रेट का मतलब है ग्रोथ हो रही है। अब आप किसी भी रेस्पेक्ट में बात करें, आप हाइट के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो भाई आप खुद की हाइट को देख लीजिए कि भाई मैं 2002 या 3 में इतने सेंटीमीटर की हुआ करती थी, और 2000 इसमें अभी इतने सेंटीमीटर की हूँ। यहाँ पे अब आपको डिफरेंस दिख जाएगा, तो आपको इतने सालों में कितनी ग्रोथ हुई है वो मालूम पड़ जाएगी, है ना। भाई 2002-3 में कभी जब भी पैदा हुआ है तो उस टाइम पे आपकी ग्रोथ आई होगी, है ना। तो उस टाइम पे इतने थे, अब बड़े हो गए तो उस टाइम पे हाइट निकाल लो, उसके बाद दोनों को डिवाइड, आपको आपकी क्या हुआ, ग्रोथ रेट कितने हुआ है वो पता चलेगा।
तो ये जो होता है लाइक प्यूबर्टी ग्रोथ रेट में बोलते हैं सबसे मैक्सिमम ग्रोथ होती है। तो ये कैसे निकाला भाई, उससे पहले प्यूबर्टी आने से पहले क्या ग्रोथ थी वो, बाद में क्या रही वो, तो उसका मतलब उतने टाइम में इतनी ग्रोथ हुई है, तो वो रेट्स निकाली जाती है। तभी तो हम बोलते हैं कि वहां पे जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं मैक्सिमम ग्रोथ होते हैं, ग्रोथ स्पर्ट्स बोला जाता है उसको, है ना। ग्रोथ स्पोर्ट्स आपने पढ़ा है रिप्रोडक्शन वाले पार्ट में, कि ग्रोथ स्पोर्ट्स बनते हैं वहां पे हार्मोनल चेंजेस के कारण से, सडन ग्रोथ में आती है, तो वो चीजें होती है। क्लियर, चलिए। इसके बाद आपको जो दे रखा है एज एंड सेक्स स्ट्रक्चर, वो पिरामिड दिया है। एक्चुअली ये एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बहुत लिमिटेड पूछेगा, क्वेश्चन आपसे बहुत लिमिटेड पूछेगा, और क्वेश्चन अगर आता है तो आप बहुत इजीली उसको आंसर कर सकते हो ना, मतलब विद इन 2 सेकेंड आपको आंसर आ जाएगा। एक्चुअली ये जो कर्व बनाया गया है ये इसलिए देखा गया कि भविष्य क्या है, किसी भी कंट्री का भविष्य क्या है वो देखने के लिए। उसमें इंडिविजुअल्स को 3 एजेस में डिवाइड किया गया, एक प्री रिप्रोडक्टिव, है ना, जो 15 साल से कम है वो प्री रिप्रोडक्टिव एज है, बच्चे जिसको हम बोलते हैं, एक रिप्रोडक्टिव एज है, और एक पोस्ट रिप्रोडक्टिव मतलब ओल्ड एज में। अब यहाँ पे आप सोच के देखें खुद, अगर हम बहुत प्रैक्टिकली बात करें कि किसी कंट्री के अंदर प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स बहुत ज्यादा है, अगर किसी कंट्री के अंदर प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स का जो ग्राफ है नीचे वाला बेस है वो बहुत बड़ा है ना, तो इसका मतलब ये सारे प्री रिप्रोडक्टिव एक एज के बाद कहाँ जाएंगे, रिप्रोडक्टिव में। और उसका मतलब जब वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में जाएंगे पॉपुलेशन बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी। मतलब ऐसे इंडिविजुअल्स या ऐसी कंट्रीज जिसका प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा होगा उसका ग्रोथ क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, उस कंट्री की पॉपुलेशन भविष्य में बढ़ेगी। एंड द सेम केस अगर मैं बोल रहा हूँ किसी कंट्री के अंदर क्या हुआ, बोले प्री रिप्रोडक्टिव बहुत कम थे, प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स कम थे, रिप्रोडक्टिव फिर पोस्ट, तो ऐसे पॉपुलेशन के अंदर आपको क्या लगता है कि भविष्य क्या होगा, बोले पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। ऐसे भविष्य मतलब ऐसे कंट्रीज की पॉपुलेशन आगे चल के डिक्लाइन होगी। क्यों, बोले जो भी फ्यूचर है उस कंट्री का वो डिपेंड किसके ऊपर है, प्री रिप्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा होंगे पॉपुलेशन एक्सपांड करेगी, प्री रिप्रोडक्टिव कम होंगे पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगी, सिंपल है। तो ये जो प्री रिप्रोडक्टिव होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर किसी कंट्री के प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव लगभग लगभग सेम आ रहे तो फिर क्या लगता है, सेम रहेगा, स्टेबल रहेगा। तो मैक्सिमम कंट्रीज ट्राई क्या करती है, मैक्सिमम कंट्रीज ट्राई करती है स्टेबिलिटी के, कि वहां पे ज्यादा कोई चेंज ना आए। ज्यादा एक्सपांडिंग है तब भी प्रॉब्लम है, ज्यादा डिक्लाइनिंग है तब भी प्रॉब्लम है। दे ऑलवेज ट्राई कि जो प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स है और जो रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स है उनका नंबर लगभग लगभग मोर और लेस क्या रहे, सेम रहे। तो वो जो कर्व होता है वो ज्यादा एक्सपांडिंग भी नहीं होता, डिक्लाइनिंग भी नहीं होता, एंड दैट इज अ परफेक्ट, वो परफेक्ट रहता है। और जनरली डेवलप्ड कंट्रीज जो होती है वो इस तरह का कर्व ऑब्टेन कर लेती है, डेवलप्ड कंट्री इस तरीके का कर्व ऑब्टेन करती है। चाइना जो अभी ट्राई कर रहा है वो इसी चीज की ट्राई कर रहा है ना? उसने जो पॉलिसी बना रखी है कि भाई एक ही बच्चा रहेगा, तो वो इसीलिए बनाई है कि उसकी पॉपुलेशन पहले प्री रिप्रोडक्टिव बहुत ज्यादा थी, तो उससे पता था उसको कम करना है तो वहां पे जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स उनको कम करना है। तो उन्होंने क्या किया, इस पॉलिसी पे अडॉप्ट कर लिया, और धीरे धीरे उनका जो कर्व है प्री रिप्रोडक्टिव का वो कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, ताकि वो रिप्रोडक्टिव के बराबर पहुंचे, स्टेबिलिटी की तरफ जाए। तो ये चीज ट्राई की जा रही है कंट्रीज के द्वारा कि जो प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स है उसको लिमिट में रखा जाए, क्योंकि अगर प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा होंगे इसका मतलब वहां पे फिर आगे चलकर और ज्यादा पॉपुलेशन एक्सपांड करेगी, और जितना ज्यादा पॉपुलेशन एक्सपांड करेगी उतना ही प्रॉब्लम होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, वहां पे फिर रिसोर्सेज की कमी रहेगी, हर एक चीज की वहां पे कमी आएगी। तो ये जो चीजें होती है इन चीजों को खत्म करने के लिए कंट्रीज का देखने के लिए कि फ्यूचर क्या है, ये पिरामिड्स ड्रॉ किए जाते हैं, एज स्ट्रक्चर पिरामिड्स हम इनको कहते हैं, ये ड्रॉ किए जाते हैं। सबसे नीचे प्री रिप्रोडक्टिव, उसके ऊपर रिप्रोडक्टिव, उसके ऊपर पोस्ट रिप्रोडक्टिव, 3 एजेस के हिसाब से हमने क्लासिफाई किया। क्लियर है क्या बात। तो ये देखिए जो एज एंड सेक्स स्ट्रक्चर पिरामिड से, इसमें बस यही आपको ध्यान रखना होता है, जो लाइन से वो आपको मैं पढ़ रहा हूँ, जब मार्क होगा मैं बता दूंगा। द एज स्ट्रक्चर जो भी गिवन पॉपुलेशन का होता है वो इंडिविजुअल्स की एज के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन, और ये एक इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट होता है क्योंकि जितना भी फंक्शनल एक्सपेक्ट है, फंक्शनल एक्सपेक्ट का मतलब रिप्रोडक्शन पार्ट की यहाँ पे बात कर रहा है ऑफ इंडिविजुअल्स, वो एज के ऊपर डिपेंडेंट रहती है, दैट आर टोटली डिपेंडेंट ऑन एज, लाइक रिप्रोडक्शन, ब्रैकेट में उसने दे भी दिया है।
एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड, पिरामिड्स के फॉर्म में उसने बनाया है। और ये जो होता है अंडरस्टैंडिंग द फ्यूचर ग्रोथ, जो भी है ये फ्यूचर ग्रोथ को बताने के लिए, तो ऑलरेडी जो बोल्ड लेटर्स है उन्हीं को हाईलाइट करना है आपको, बोल्ड में पहले ही दे रखा है कि फंक्शनल एस्पेक्ट जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एज के ऊपर। और जो फ्यूचर ग्रुप है, जो फ्यूचर ग्रुप है उसकी अगर हम बात करेंगे तो वहां पे ये वो वही बात लिखी है। क्लियर है क्या? चलिए, इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, तीनों मिल गई। प्री रिप्रोडक्टिव लेस देन 15 ईयर्स, बच्चे जिसको हम बोले। रिप्रोडक्टिव 15 टू 44 ईयर्स, जो कि एक एज है रिप्रोडक्शन। पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रेटर देन 45 ईयर्स, ग्रेटर देन 45 ईयर्स के अंदर। तो यहाँ पे तीनों यहाँ पे बनाई है, एक्सपांडिंग, स्टेबल, डिक्लाइनिंग। अब देखिए एक्सपांडिंग आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा है या कम है, ज्यादा है ना। तो एक्सपांडिंग में वहीं पे नीचे लिख देना शॉर्ट में धीरे, प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स ज्यादा है। आइडेंटिफाई इस तरीके से करना है कि प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स ज्यादा है। स्टेबल की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या रहेंगे, सेम। स्टेबल की अगर आप बात करेंगे तो दैट विल बी द सेम। आप प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव में देखें तो लगभग लगभग सेम आ रहा है। और डिक्लाइनिंग की अगर हम बात करेंगे तो आप देख सकते हो प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर क्या है, कम है। प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर कम। हाँ, आपको क्या देता है, एक पिरामिड देता है और आपसे बोलता है कि आप बताओ ये एक्सपांडिंग है या डिक्लाइनिंग है। आपको कुछ नहीं करना है, प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स का देखे कि अगर ज्यादा है तो एक्सपांडिंग है, कम है तो डिक्लाइनिंग है, और सेम है तो स्टेबल पॉपुलेशन। मतलब आपको अगर जब भी क्वेश्चन है बहुत इजीली वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, आपको सिर्फ प्री रिप्रोडक्टिव देखने आपका काम हो जाएगा। आप सिर्फ प्री रिप्रोडक्टिव देखेंगे आपका काम वहां पे हो जाएगा। हाई नंबर ऑफ, इसके बाद वही बात लिखी है उसने, जितने ज्यादा प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल ज्यादा होंगे रैपिड ग्रोथ होगी, प्री रिप्रोडक्टिव कम होंगे तो उसका मतलब वहां पे नेगेटिव ग्रोथ वहां पे देखने को मिलेगी। और अगर इक्वल होगा तो वो स्टेबल पॉपुलेशन को, जो आपने वहां पे ग्राफ के नीचे लिखा था वही आपको तीनों पॉइंट्स वहां पे दे रखे। डेवलप्ड कंट्रीज में स्टीपर पिरामिड्स होता है जो कि एक स्टेबल पॉपुलेशन को शो करते हैं। और हर एक कंट्री यही ट्राई कर रही है कि वहां पे प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव का नंबर मोर और लेस क्या रखा जाए, सेम रखा जाए, ताकि एक स्टेबल पॉपुलेशन फेस हो, ताकि एक स्टेबल पॉपुलेशन वहां पे आपको देखने को मिले। क्लियर? अगर किसी इंडिविजुअल किसी एज में पोस्ट रिप्रोडक्टिव ज्यादा है, इसका मतलब वहां पे उनकी डेथ होगी, जब डेथ होगी तो पॉपुलेशन को क्या करेंगे, डिक्लाइन करेंगे, है ना। वो सीधी सी बात है। अगर कोई पूछता है कि सर पोस्ट रिप्रोडक्टिव ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव ज्यादा मतलब उनकी डेथ होने वाली है, सीधी सी बात। तो यहाँ पे मेनली जो आपको देखना है दैट इज अ प्री रिप्रोडक्टिव। क्यों बोले, आप फ्यूचर के लिए बना रहे, यू आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर। जब फ्यूचर की आप बात करें तो प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल ज्यादा होंगे एक्सपांडिंग, सेम होंगे स्टेबल, और कम होंगे तो डिक्लाइनिंग। आपका काम सिंपल होता है। क्लियर यहाँ तक बात? फिर अगर हम बात करें तो आपने दो टर्म्स पढ़ी थी, एक पढ़ी थी वाइटलिटी और एक पढ़ी थी बायोटिक पोटेंशियल। क्या डिफरेंस होता है? वाइटलिटी नेचर के अंदर जो हो रहा है भाई, जो भी एनवायरनमेंट उसको मिला हुआ है, फेवरेबल अनफेवरेबल कॉम्पिटिशन वॉट एवर इट इज। और बायोटिक पोटेंशियल मैक्सिमम आइडियल एनवायरनमेंट, है ना। अगर सब कुछ आइडियल हो जाए, फेवरेबल हो जाए तो आपने देखा बारिश के बाद जो कीड़े बढ़ते हैं, बारिश के मौसम में जैसे रात को आप लाइटें चलाते हो, बोले लाइट वाले मच्छर आ जाते, देखे होंगे, है ना। उनके जो नंबर होते हैं, उनकी जो तादाद होती है वो बहुत ज्यादा। और जैसे ही बारिश वाला सीजन खत्म होता है, बोले क्या हो जाते हैं वो मच्छर, गायब हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। क्यों? बोले बेसिकली जैसे ही बारिश आती है दे गॉट अ फेवरेबल एनवायरमेंट, उनको सब कुछ फेवरेबल मिलता है। और नेचर में जब उनको हर एक चीज फेवरेबल मिलती है, उनका नंबर क्या बायोटिक पोटेंशियल शो करेंगे, वाइटलिटी शो करेंगे, बायोटिक पोट, और उनका नंबर एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, बहुत सीवियर अमाउंट में बढ़ जाता है। बट जैसे ही बारिश गई, एनवायरमेंट अनफेवरेबल हुआ, जितनी स्पीड से ग्रो किए उतनी ही स्पीड से डाउनफॉल हो जाता है। तो ध्यान रखना, नेचर अगर अनफेवरेबल एनवायरनमेंट जैसे ही क्रिएट करेगी, उनका नंबर वहां पे क्या हो जाएगा, डिक्लाइन भी हो जाएगा। तो ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व होते हैं ये बहुत कम लोग शो कर पाते हैं।
मेनली इंसेक्टा क्लास जो होती है उसमें कुछ एक इंसेक्ट जो होते हैं वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व शो करते हैं। एक्सपोनेंशियल का मतलब बोले जैसे ही फेवरेबल मिलेगा नंबर बहुत स्पीडली बढ़ाएंगे, और जैसे हम फेवरेबल होगा नंबर वापस से बहुत रैपिडली डिक्लाइन भी करेंगे। तो उनका नंबर बहुत रैपिडली बढ़ता भी है, रैपिडली कम भी हो जाता है। डिपेंड किसके ऊपर करता है कि एनवायरनमेंट कैसा मिल रहा है, फेवरेबल मिल रहा है या अनफेवरेबल मिल रहा है। बट अगर हम बात करेंगे यहाँ पे नॉर्मली, तो नॉर्मल स्टेजेस में अगर आप देखेंगे तो एनवायरनमेंट हमेशा फेवरेबल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। भाई नॉर्मल स्टेजेस में अगर आप बात करें, आप वाइटलिटी की बात करते हो, आज जो बात करते हो वाइटलिटी की बात करते हो, और वाइटलिटी का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट रेजिस्ट करवा रहा है। एनवायरनमेंट क्या करता है? रेजिस्ट करता है। वो जो रेजिस्टेंस है वो पॉपुलेशन बढ़ने से रोकता है। आप उसे फिर कंपटीशन नाम दो, है ना, आप उसे लेक ऑफ रिसोर्सेस नाम दो, जो भी आपको नाम देना है, बट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो पॉपुलेशन होगी वो मोर और लेस सेम रहेगी। नंबर बढ़ेगा तो कम भी होगा, कम हुआ तो बढ़ेगा, बट वो नंबर उसके आसपास क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और इसका बहुत सिंपल एग्जांपल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नेचर के अंदर क्या होता है, बोले नेचर के अंदर जैसे ही, नेचर के अंदर आप बात करेंगे तो नेचर के अंदर ये जो कर्व बनता है, वो आपको जो कर्व दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल वाला, वो तो आपको इससे दिया है। पर जब हम आप बात करते हैं दूसरे कर्व की, रेजिस्टेंस वाले की, वो इस टाइप से दिया है आपको, सेकेंड वाला सिग्मॉइड शेप। बट ये जो सिग्मॉइड शेप है ना बेटा, ये इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आके ये पॉपुलेशन स्टेबल हो गई। ये बात बहुत ध्यान से समझना, डिफरेंस समझना। ये बात ऐसा नहीं कि यहाँ पे स्टेबल हो जाती है। इस कर्व का मतलब ये होता है कि ये जो पॉपुलेशन है अगर इस पॉइंट से बढ़ने लगेगी तो वापस कम किया जाएगा, और यहाँ से कम होगी तो वापस बढ़ेगा। तो ये जो पॉपुलेशन है इस तरीके से चलेगी, और जब ये इस तरीके से चलेगी तो सेंटर लाइन, जो मिडल लाइन है, वो आपको यहाँ पे शो की गई है। जो सेंटर लाइन है, मिडल लाइन है, वो यहाँ पे आपको शो की गई है किससे? स्ट्रेट लाइन से। इस स्ट्रेट लाइन से शो की गई। मतलब नेचर ने जो मैक्सिमम लिमिट है, बोले मैं इतनी ही कैरी करके कर सकता हूं, वो इसको बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। दैट इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज अ कैरिंग कैपेसिटी। बोले इतना से ज्यादा मैं कैरी नहीं कर सकता, ये मेरी मैक्सिमम लिमिट है, इस लिमिट के अलावा मैं कैरी नहीं कर सकता। हाँ बढ़ेंगे अपने आप, कम होगा, कम होगा अपने आप, बोले ये फिक्स लिमिट है, इस लिमिट से दैट इज द। तो वो जो पार्ट होता है ना स्ट्रेट जो दिया गया है, स्ट्रेट क्या मतलब क्या, फिर उससे थोड़ा बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, बढ़ा, तो वो उस लाइन के आसपास क्या चलता रहेगा? कांस्टेंट चलता रहेगा। दैट इज नोन एज कैरिंग कैपेसिटी। वैसे एग्जांपल अगर हम देखें, जी कि घर में सपोज करें कि मम्मी ने 10 रोटी बनाई है और खाने वाले दो लोग हैं, है ना, दो लोग हैं, तो एक हम मान रहे कि हर एक इंडिविजुअल एक रोटी खा रहा है, अपने एग्जांपल में एक इंडिविजुअल एक रोटी। घर में दो लोग हैं, क्या सफिशिएंट रिसोर्सेज है? सफिशिएंट रिसोर्सेज, कोई दिक्कत नहीं, नेचर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या हुआ? बोले वहां पे 3 लोग और आ गए। अब कितने हो गए टोटल? 5। अभी भी है? बोले अभी भी है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अभी भी पॉपुलेशन बढ़ सकती है, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या हुआ? बोले 7 लोग आ गए। अब आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी यहाँ पे 3 बचेगी, अभी भी रिसोर्सेस है, इसका मतलब और बढ़ सकता है। अब धीरे धीरे जब 10 के 10 लोग हो गए, अब क्या हो गया? स्टेबिलिटी आ गई। 10 लोग आ गए मतलब अब यहाँ पे फिक्स, सबके लिए फिक्स हो गई, बोले वहां पे अब ये स्टेबिलिटी, इतनी फिक्स कैपेसिटी है 10 रोटी की वो। और सपोज करे 12 लोग हो गए, है ना, 12 लोग हो गए, तो अब क्या होगा? बोले या तो वो 12 लोग अगर इन केस रिसोर्स पार्टीशन वाला पार्ट कर रहे हैं, तब तो क्या है, बोले बार बांट के खा लेंगे, और बार बांट के खाएंगे तो वहां पे पॉपुलेशन, वहां पे वाइटलिटी शो होगी, मतलब बायोटिक पोटेंशियल तो शो नहीं हो पाएगा। रेजिस्टेंस मिल रहा है तो वहां पे वाइटलिटी शो होगी, मतलब अगर उनका पॉपुलेशन थोड़ा बढ़ेगा भी तो वापस से कम भी होगा, और वो उस जगह पे फिक्स रहेंगे। क्यों? रिसोर्सेज तो फिक्स है 10। और जब ये रिसोर्सेज फिक्स है कि 10 है तो उनको अपने आप को मेंटेन करना है। आप चाहे कंपटीशन से मेंटेन करो, चाहे पार्टीशन से मेंटेन करो, क्योंकि नेचर ने फिक्स कर दिया कि मैं तो 10 रोटी की कैपेसिटी रखती हूँ, मेरे अकॉर्डिंग 10 लोग आने चाहिए थे। अब तुम देख लो, तुम्हें 12 लाना है, 15 लाना है, तुम रिसोर्स पार्टीशन करोगे, कॉम्पिटिशन करोगे, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, वो ऑर्गेनिज्म का पार्ट है। नेचर ने अपनी कैपेसिटी क्या कर रखी है? फिक्स कर रखी है। मतलब वो एक रेजिस्टेंस दे रहा है कि इससे ज्यादा मैं बढ़ने नहीं दूंगा। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व और इसमें बस एक ही डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है? लिमिटेशन बाय नेचर, नेचुरल रेजिस्टेंस।
एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में अनफेवरेबल, अनफेवरेबल का मतलब यहाँ पे कुछ वर्ड ही नहीं होता, सब कुछ फेवरेबल है। इतनी रोटियां है जितनी आना चाहो आ जाओ, कभी खत्म ही नहीं होगी, वो एक्सपोनेंशियल है। वेयरएज यहाँ पे एक फिक्स कैपेसिटी है कि इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगता, यहां पे रेजिस्टेंस लगेगा, बस यही डिफरेंस होता है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं कि इसमें मैं रेजिस्टेंस को जीरो कर दूं, इस कर्व में अगर रेजिस्टेंस को जीरो कर दूं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोनों कर्व में सिर्फ एक डिफरेंस आता है, क्या, रेजिस्टेंस। एक में रेजिस्टेंस लग रहा है, एक में रेजिस्टेंस नहीं है। एक बायोटिक पोटेंशियल को शो कर रहा है और एक वाइटलिटी को शो कर रहा है। भाई वाइटलिटी और बायोटिक पोटेंशियल, हमने ये तो डिफरेंस बोला था। हमने क्या बोला था, वाइटलिटी मतलब क्या, बोले एनवायरनमेंट वहां पे कहीं ना कहीं फेवर नहीं कर रहा है ना, जो भी नॉर्मली कुछ ना कुछ कंपटीशन हो गया, जो भी हो गया, उसके कारण से जो भी उसकी रिप्रोडक्टिव नॉर्मल लाइफ में है वो वाइटलिटी है। तो वो जो रेजिस्टेंस है एनवायरनमेंट के द्वारा, वही वाइटलिटी का डिफरेंस है। अगर वो एनवायरनमेंट रेजिस्टेंस हटा दो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बायोटिक पोटेंशियल। और वो कौन से कर्व में चला जाएगा, एक्सपोनेंशियल में। यहां तक कोई डाउट? ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि सबसे बेसिक क्वेश्चन क्या आता है कि अगर आपको इस कर्व को इसमें कन्वर्ट करना है तो आप क्या कर दो, रेजिस्टेंस हटा दो, सिंपल। रेजिस्टेंस हटाया, जीरो हुआ, वो एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, बायोटिक में चला जाएगा। कर्व का मतलब समझ में आया? इक्वेशन तो हम समझते रहेंगे, इक्वेशन से हमें मतलब नहीं है, कर्व का मतलब क्या है ये समझ में आया कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व क्या शो कर रहा है, बायोटिक पोटेंशियल। लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व क्या शो कर रहा है, वाइटलिटी को। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, इस पे क्या मिल रहा है, रेजिस्टेंस, वाइटलिटी मिल रही है, रेजिस्टेंस मिल रहा है, एनवायरमेंट कुछ वहां पे। क्यों वहां पे रेजिस्टेंस है, बिकॉज एनवायरमेंट की एक फिक्स क्या है, कैपेसिटी है, एक फिक्स कैपेसिटी है। उस कैपेसिटी के बाद वहां पे नंबर कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट का मतलब क्या, फिक्स हो गया, 10 का 10 ही मिलेंगे, नहीं, अगर बढ़ेगा, कम होगा, कम होगा, बढ़ेगा। तो कर्व ओरिजिनल इस टाइप का बना था, और उसके एवरेज वैल्यू है, वो एवरेज वैल्यू हमने बीच वाली लाइन ले रखी, वो एवरेज वैल्यू हमने बीच वाली लाइन ले रखी। ये बातें क्लियर हुई? और देखिए इस कर्व को मैं एक बार पढ़ रहा हूँ, उसके बाद इस कर्व की जो इक्वेशन है उसका हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो कर्व दिया है दैट इज अ पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स, दो टाइप के कर्व है। पहला मार्क करेगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, इसको हम जियोमेट्रिक या जे शेप कर्व बोलते हैं, जियोमेट्रिक भी बोला है, जे शेप बोला है। अनलिमिटेड रिसोर्सेस, एनी स्पीसीज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली अंडर अनलिमिटेड रिसोर्सेस। अनलिमिटेड का मतलब क्या हुआ, कोई कैरिंग कैपेसिटी है क्या, कोई कैरिंग कैपेसिटी नहीं है, अथाह है, कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पे रोटियों की गिनती नहीं है। तो अनलिमिटेड रिसोर्सेस, कंडीशंस कैन रीच इनॉर्मस पॉपुलेशन डेंसिटी, इनॉर्मस पॉपुलेशन है ना, अनलिमिटेड ग्रोथ वहां पे शो कर देंगे इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। वहां पे लिख सकते हो बारिश के कीड़े, है ना, बारिश के कीड़े आंसर आप लिख सकते हो, ताकि आपको याद रहेगा कि कैसे शॉर्ट टाइम में इनॉर्मस ग्रोथ। नहीं तो दिमाग में आता है, आप लोग अगर एलिफेंट का सोच लोगे सब, भले उसको सब कुछ मिल भी जाएगा तो भी उसकी पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ेगी ना, शॉर्ट टाइम में कैसे बढ़ा दी। इसलिए एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, बारिश के कीड़ों से इसका आप एग्जाम्पल। अब यहाँ पे अगर हम मैथमेटिकल इक्वेशन डालने की कोशिश करेंगे, तो हमने माना कि अगर पॉपुलेशन की साइज n थी, बर्थ रेट जो हो रही है उसकी क्या हो रही है, b, और डेथ रेट को हमने क्या मान लिया, d, तो चेंज क्या हो जाएगा, b minus d, then the increase in n during the time period t will be dn upon dt। dn upon dt जो भी चेंज आना है इक्वल्स टू b माइनस डी इंटू एन। b माइनस डी क्या है, चेंज है ना, जो भी इसका चेंज आया। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला था 2011 में पॉपुलेशन इतनी थी, 2012 में इतनी थी, तो वो 2011 में हमने बर्थ प्लस इमिग्रेशन देखा था, माइनस डेथ प्लस इमिग्रेशन, यहाँ पे इमिग्रेशन देखा था, हमने चेंज निकाला था। यहाँ पे इमिग्रेशन और इमिग्रेशन को कन्वर्ट नहीं किया, इसमें सिर्फ बर्थ और डेथ को लिया, इसलिए बी माइनस डी किया इन्होंने। और बी माइनस डी को इन्होंने क्या मान लिया, छोटा आर मान लिया, स्मॉल आर, है ना, इंट्रिंसिक ग्रोथ, ग्रोथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोले डी एन अपॉन डी टी इक्वल्स टू आर एन। अब यहाँ पे आर एन जो है वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, बायोटिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो मार्क करना। ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो बायोटिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है।
अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा उसमें कुछ नहीं पूछेगा, वो आपसे यहाँ पे सिर्फ इतना पूछेगा dn अपॉन dt के वैल्यू आर एन है, तो यहाँ पे आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये ओवरऑल जो इक्वेशन है क्या बताना चाह रही है, बायोटिक पोटेंशियल को बताना चाह रही है कि क्योंकि अनलिमिटेड रिसोर्सेज में अगर कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो करने की कोशिश करता है तो वो यहाँ पे बायोटिक पोटेंशियल को शो करता है। अब इसी का उन्होंने क्या लिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ले लिया, और जब इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिया तो हमें वो याद रखना है कि एन टी इक्वल्स टू एन नॉट ई की पावर आर अपन टी। एन टी जो भी आफ्टर द टाइम टी, लाइक 2012 की हम बात करें तो वो आफ्टर 2012। एन जीरो इनिशियल पॉपुलेशन, जब भी हमने इनिशियल पॉपुलेशन की बात की थी वो एन नॉट हो जाएगा। ई आर टी, आर क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, जो भी वो बढ़ रहा है। फिर आपको नॉर्वे रेट की दे रखी है, फ्लोर बीटल की दे रखी है, ह्यूमन पॉपुलेशन की दे रखी है। ये सब बेसिकली आपको बताना चाह रहा है कि अगर आइडियली मिलेगा तो कैसा होता है। याद रखने की जरूरत नहीं है, वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व को जियोमेट्रिक जे शेप बोला है, पहली चीज। सेकेंड चीज आपको ये पता होना चाहिए बायोटिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड चीज आपको पता होना चाहिए डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू आर एन। और फोर्थ आपको एन टी इक्वल टू एन नॉट ई आर टी। चार चीजें। और ये जो कर्व है, ये कर्व इस टाइप का जे शेप कर्व दिख रहा है आपको। इसके अलावा आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से कैलकुलेशन पार्ट या कुछ भी ज्यादा नहीं आता है। बहुत वेरी रेयरली अगर कभी पूछा तो पूछा, बाकी कुछ भी नहीं पूछता। ये पांच चीजें आपसे मैक्सिमम पूछता है। लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में आप फॉर्मूला देखेंगे, सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पे आर एन के माइनस एन अपॉन के दिख रहा है आपको। दिख रहा है क्या? तो ये के माइनस एन अपॉन के आपको दे रखा है एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। और के क्या है, कैरिंग कैपेसिटी। मार्क कर लीजिएगा, कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब कितना क्या होता है, कि कितना वो कैरी चल सकता है ना, कितना वो कैरी कर सकता है, दैट इज नोन एज द कैरिंग कैपेसिटी। और एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस वहां पे ये आपको मिल रहा है। तो ये डिफरेंस दे रखा है, देखिए अब लास्ट में दोनों का आपको एक साथ दिखा है, और दोनों का में आपको डिफरेंस दिखाया है, डी एन अपॉन एटी इक्वल टू आर एन एंड डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन के। ए वाला जो आपको ग्राफ दिखाया हुआ है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है, बी वाला जो आपको दिखाया हुआ है वो, अब ये जो लाइन आपको डॉट 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 लाइन दिखा रखी है वो क्या है, के, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द नेचर है। मतलब जो भी लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है, जो आगे जा रही है वो स्ट्रेट नहीं है, इन रियलिटी वो कैसे जाएगी, ऊपर नीचे। जैसे ईसीडी चलती है बिल्कुल उसी की तरह ऊपर नीचे यहाँ पे, कि वो कैरिंग कैपेसिटी के आसपास वैल्यू को मेंटेन करेगा, क्योंकि एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस उसको उससे बढ़ने नहीं देगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में। और इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है कि एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस है किसमें, लॉजिस्टिक में, और वो नहीं है किसमें, एक्सपोनेंशियल में। यहां तक बात क्लियर हो गई क्या? तो ये जो चीजें होती है थोड़ी बहुत डेमोग्राफी पॉपुलेशन वाले पार्ट में आपको एनसीईआरटी ने दे रखा है, फर्स्ट ही चैप्टर में, एक्सपोनेंशियल वाले में है ना, फर्स्ट। तो अब आप आराम से एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, है ना। अब आप आराम से एनसीईआरटी सारी पढ़ सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जो भी यूनिट में चार चैप्टर है वो चारों चैप्टर आप एनसीईआरटी से भी कर सकते हो, आप मॉड्यूल से भी कर सकते हैं। मेरी ओपिनियन माने तो फर्स्ट सेकंड चैप्टर जो है प्लस डेमोग्राफी मॉड्यूल से रखे, और पॉल्यूशन और बायोडाइवर्सिटी वाला जो पार्ट है वो एनसीईआरटी से रखे, है ना। कोशिश स्टार्टिंग में, धीरे धीरे जब आपको एनसीईआरटी पूरी तरीके से समझ में आने लग जाए कि हाँ यहाँ पे हर बात का मतलब क्या है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन समझ में आ जाए, आप दोनों चैप्टर भी एनसीईआरटी से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। वो आपकी चॉइस के ऊपर होता है ना। अगर आप बात करें सीक्वेंस जो प्रॉपर्ली जमा हुआ है फर्स्ट दो चैप्टर्स का, वो मॉड्यूल में अच्छा जमा हुआ है। पॉल्यूशन और बायोडाइवर्सिटी की बात माने मोर और लेस सेम है ना, और बायोडाइवर्सिटी एनसीईआरटी में ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो आप बायोडाइवर्सिटी वाला पार्ट एनसीईआरटी से करें, पॉल्यूशन पार्ट एनसीईआरटी से करें, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट दो सीक्वेंस के हिसाब से बोल रहा हूँ, अगर आपको सीक्वेंस के हिसाब से जाना है आप मॉड्यूल को फॉलो कर सकते हैं, और आपको लग रहा है कि नहीं सीक्वेंस की कोई जरूरत नहीं, सब पूरा समझ में आ चुका है, एनसीईआरटी से किया जा सकता है, आप एनसीईआरटी रेफर कर सकते हैं, कहीं कोई इशू नहीं है, कहीं कोई वहां पे इशू नहीं है। ये बात क्लियर हुई पहले तो, है ना। अब सेकेंड चीज डिस्कशन कर ले एक्सरसाइज का, है ना। तो पहले तो अपन सेकेंड पार्ट वाला डिस्कशन बाकी है ना, जो पार्ट टू जो मार्क कराया था आप लोगों को, वो वाला भी बाकी है अभी तो, है ना। तो पार्ट टू से स्टार्ट करते, क्योंकि वो तो लगा ही लिया होगा। पार्ट थ्री तो मुझे उम्मीदें कम है ना। पार्ट थ्री कितने लोगों ने लगाया है ईमानदारी से? वेरी गुड। पार्ट टू कितने लोगों ने लगाया ईमानदारी से? चलो पॉपुलेशन बढ़ी है, तो पहले पार्ट टू डिस्कस कर लेते हैं, है ना। उसके बाद मैंने आपको बोली थी आपके पास टाइम है ना, आपके पास टाइम है, आप एक हफ्ते के बाद जब भी आपका फ्राइडे या सैटरडे को डाउट टाइमिंग लगाया जाएगा, तब आपको बता दिया जाएगा कि आपका डाउट टाइमिंग कब का है।
तो उसके हिसाब से आपको करवा दिया जाएगा डाउट कवर। चलिए पार्ट 2 की अगर मैं बात कर लूं, आ गया क्वेश्चन नंबर 5। पार्ट 2 में सबसे पहले मार्क कराया था क्वेश्चन नंबर 5। कोई दिक्कत है क्या इसमें? क्वेश्चन नंबर 5 में ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी कोई दिक्कत हो बता दो फटाफट। क्या बोलना चाह रहा था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड? इकोलॉजिकल पिरामिड में क्या यूज नहीं किया जाता है? फ्रेश वेट यूज नहीं किया जाता। आप किसको प्रेफर करते हो? ड्राई वेट को प्रेफर करते हो। चलिए इसके बाद आपसे क्वेश्चन नंबर 11 मार्क कराया गया था। टू प्लांट्स कैन बी कंक्लूसिवली सेड इफ बिलोंग टू द सेम स्पीसीज इफ दे, फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया है सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। नहीं जरूरी है क्या? क्यों? हो सकता है अलग अलग हो। सेकेंड, कैन रिप्रोड्यूस फ्रीली विद ईच अदर एंड फॉर्म द सीड्स। है ना, ध्यान रखना कि ये माया साहब ने जो बोला था वो यही बोला था कि वहां पे एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन अदर स्पीसीज के साथ करे, और सेम अगर नेचुरल एनवायरनमेंट में एक दूसरे के साथ क्या कर पाए? फ्रीली रिप्रोड्यूस कर पाए। थर्ड, हैव मोर देन 90% सिमिलर जीन्स। ऐसा कोई रूल नहीं है। फोर्थ, लुक सिमिलर एंड प्रोसेस आइडेंटिकल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। नहीं, कोई ऐसा जरूरी नहीं है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 क्या था? हाईएस्ट नेट एनुअल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ट्रॉपिकल है, इसमें दिमाग लगाने ही नहीं था भाई। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो या सेकेंडरी, सब कुछ किसकी है? ट्रॉपिकल। स्पीसीज डाइवर्सिटी किसकी ज्यादा है? ट्रॉपिकल। क्लियर कट फॉरेस्ट कौन है? ट्रॉपिकल। क्लियर कट स्ट्रेटिफिकेशन कहाँ है? ट्रॉपिकल में। मल्टी स्टोरेज फॉरेस्ट कौन है? मैक्सिमम सॉइल फर्टिलिटी कहाँ है? डेसिडियस में। ध्यान रखना, टेम्परेट में है ना। हाँ वो गलती में डेसिडियस, डेसिडियस फ्लो में आ रहे हो। 22, ओशन में। 70% ग्लोबल कार्बन कहाँ मिल रहा है? ओशन में ना। रिजर्व, सबसे बड़ा रिजर्व कौन है हमारा? ओशन ही है यहाँ पे। फिर 23 ओक का नाम है ना, ओक का ही नाम है। टेम्पलेट में मार्क कराया है, सिर्फ एक ही वर्ड मार्क कराया है, क्या? ओक। तो इसका ये थोड़ी ओक मार्क कर लिया तो उसका नाम ही भूल जाओगे बाकी का, है ना, उसी का नाम है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। इसके बाद 26 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द फूड चेन। कोई दिक्कत आई क्या 26 में? 26 में क्या बोल रहा है? अगर 26 की बात की जाए, फर्स्ट, रिमूवल ऑफ 80% टाइगर्स फ्रॉम एन एरिया रिजल्ट इन ग्रेटली इंक्रीज ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। सही है गलत है? गलत है, क्यों? टाइगर हर्बीवोर नहीं है। चलिए। सेकेंड, रिमूवल ऑफ मोस्ट ऑफ द कार्निवोर रिजल्टिंग इन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ डियर। सही है, वो डियर को प्रीडेट करते थे, अगर हटा दोगे तो डियर की पॉपुलेशन बढ़ेगा। थर्ड, द लेंथ ऑफ फूड चेन इज जनरली लिमिटेड टू 3 और 4 ट्रॉफिक लेवल ड्यू टू एनर्जी लॉस। 3 से 4, क्योंकि एनर्जी लॉस होता है तो छोटी जितनी होगी उतना अच्छा फूड चेन बनेगा। फोर्थ, द लेंथ ऑफ फूड चेन मे वेरी फ्रॉम 2 to 8 ट्रॉफिक लेवल्स। नहीं, वो तो पॉसिबल नहीं है, तो ए और डी गलत हो गए। तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा? बी एंड सी मिल जाएगा। क्लियर है क्या बात? चलिए। और इसको आप बहुत इजीली ये देख सकते थे कि अगर आपको पता है ए रॉन्ग है ना, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। आपने बी देखा, बी फोर्थ में दे ही नहीं रखा है, बात ही खत्म हो गया, आपको सीधा आंसर आ जाएगा, आपको सी और डी पढ़ने की भी जरूरत नहीं। अगर आप एलिमिनेशन मेथड से जाओगे ना, आपको सी और डी पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली आंसर टिक कर सकते हैं। तो ध्यान रखना कि ऐसे बड़े क्वेश्चंस में जरूरी नहीं है सारे स्टेटमेंट पढ़ना। अगर आपको कंफर्म है कि आंसर आ गया तो आप डायरेक्टली भी आंसर कर सकते हो, तो एलिमिनेशन मेथड यूज करें ऐसे क्वेश्चंस में। 28, द स्लो rate of decomposition of fallen logs in nature is due to what? पहला, अनएरोबिक एनवायरमेंट अराउंड देम। नहीं भैया, नेचर में गिरा है तो वहां पे अनएरोबिक ऐसा कुछ भी नहीं। लो सेल्यूलोज कंटेंट। नहीं बेटा, वहां पे तो सेल्यूलोज रहेगा। थर्ड, लो मॉइस्चर कंटेंट। यस, फॉलन लॉग, सूखी लकड़ी की बात कर रहा है। फॉलन लॉग मतलब क्या? सूखी लकड़ी। और सूखी लकड़ी का मतलब ही क्या? वहां पे मॉइस्चर कंटेंट कम है ना। फोर्थ, पुअर नाइट्रोजन कंटेंट, बोले ऐसा भी नहीं होता है ना। तो फॉलन लॉग का मतलब ही क्या है? सूखी हुई लकड़ी। और सूखी हुई है इसका मतलब मॉइस्चर ज्यादा है कम है? कम है। देन 29 की अगर बात करें, रिडक्शन इन वेस्कुलर टिश्यू, मैकेनिकल टिश्यू एंड क्यूटिकल इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। पहला बोला हाइड्रोफाइट, सेकेंड बोला जीरोफाइट, थर्ड बोला मीजोफाइट, फोर्थ बोला एपीफाइट।
सोचे, रिडक्शन इन वेस्क्यूलर टिश्यू, मैकेनिकल टिश्यू एंड क्यूटिकल। जीरो फाइट जो कह रहा है, क्या क्यूटिकल हटाओगे क्या? अगर क्यूटिकल हटा दिया ना तो बेटा ट्रांसपीरेशन का जो लेवल होगा ना, बहुत लॉस होगा। जीरो फाइट्स के अंदर मैक्सिमम केसेस की अगर हम बात करें कैक्टस प्लांट, इनमें वही लीव्स मॉडिफाइड हो जाती है स्पाइंस में। वो मॉडिफिकेशन आप कह सकते हो नहीं, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स का होता है। हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स पानी में ही रहते तो वहां पे वेस्कुलर टिश्यूज की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो रिडक्शन हो जाता है वेस्कुलर टिश्यूज में, मैकेनिकल टिश्यूज में, तो वो उसका कैरेक्टर है, किसका? हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स का। 30, which one of the following type of organism occupy more than one trophic level in a pond ecosystem? कौन? फ्रॉग नहीं होगा, क्यों? फाइटोप्लैंक्टन हो सकते क्या? नहीं। जूप्लैंक्टन हो सकते क्या? नहीं। अब बात आती है फ्रॉग और फिश, फ्रॉग क्यों नहीं होगा? फ्रॉग भी हो सकता है, फिश भी हो सकती है। नहीं। कौन बताएगा? हाथ खड़ा करें। अभी तो बता रहे थे हम। हाँ, दोनों को आ सकती है। इंसेक्ट्स को खाता है। अगर हम फूड चेन की बात करें, एक्वेटिक फूड चेन की, आप जिसमें बात की थी आपने टेरेस्ट्रियल फूड चेन बनाई थी, इसलिए कंफ्यूज मत होना। एक्वेटिक फूड चेन की आप बात करेंगे तो वहां पे तो फिर वो इंसेक्ट्स को ही फीड करेगा। चलिए, फिर अगर हम बात करें 39, 39, the biomass available for consumption by the herbivore and the decomposer is called as, क्या बोलते हो? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। चलिए, इसके बाद अगर आपसे नेक्स्ट बात की जाए, विच फॉलोइंग इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी? सेक्स रेशियो किसका है? पॉपुलेशन का। नेटिलिटी किसका है? मोर्टेलिटी किसका है? कि नेटिलिटी का एक को नाम, मोर्टेलिटी का। चलिए, इसके बाद अगर बात की जाए 45, which two of the following changes usually tend to occur in the plain dwellers when they move to high altitude? मतलब बात किसकी करना चाह रहा है? एल्टीट्यूड सिकनेस की बात करना चाह रहा है ना, क्या चेंजेस आएंगे, है ना। तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे क्या क्या, हाई एल्टीट्यूड पे इंक्रीज इन रेड ब्लड सेल साइज, बढ़ेगा या कम होगा? साइज। क्या फिर चेंज होगा? नंबर। मतलब ए वाला सही है गलत है? गलत है, तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन हट गए क्या? मतलब मुझे बी, सी या सी एंड डी देखना है। अगर मैं बी देखूं, इंक्रीज इन रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन होगा क्या, तो मेरा सीधा आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा। मेरा सीधा आंसर आ जाएगा सेकंड। फिर भी अपन देख लेते हैं। थर्ड दे रखा है इंक्रीज ब्रीदिंग रेट, होगी? बोले होगी। इंक्रीज इन थ्रोम्बोसाइट काउंट, नहीं। थ्रोम्बोसाइट क्या होते हैं? तो ल्यूकोसाइट क्या होते हैं? थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट से, ध्यान रखना, थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स को बोला है बेटा, WBC। शाबाश। चलिए 48, the figure given below is a diagrammatic representation of response of the organism to abiotic factor. What do A, B and C? A क्या है? रेगुलेटर है, मतलब सेकंड फोर्थ ऑप्शन कट गए। बी क्या है? कॉन्फॉर्मर है, मतलब थर्ड ऑप्शन भी कट गया। मेरा आंसर आ गया क्या? सीधा मेरा आंसर आ गया, है ना। फिर 49, which of the following representation shows a pyramid of number in a forest ecosystem? बी। क्यों? सर आंसर बी दिया है। क्या? आवाज नहीं है। प्रोड्यूसर्स ज्यादा है, पक्का? तो एक बात बताए, फिर 77 देखना है। लेक में, बनाना लेक का इकोसिस्टम का।
बनाओ ये तीनों चारों पिरामिड मेरे को चाहिए, 77 के चारों पिरामिड आपकी कॉपी में अभी के अभी चाहिए मेरे को, साइड में। विद इन अ मिनट मेरे को आपकी कॉपी में या बुक में चारों पिरामिड चाहिए। लेक, ग्रासलैंड, पॉन्ड, फॉरेस्ट, चारों के पिरामिड ऑफ नंबर। विद इन अ मिनट, 1 मिनट तो तुम्हें पेपर खोलने में लग गया है। जो लोग कह रहे हैं स्पिंडल होगा बायोमास का होता है, नालायक को। नंबर का पूछा है। रटा हुआ था सर, हमें तो, हमने ये थोड़ी रटा था कि हमने लेक का मतलब स्पिंडल रट लिया था हमने तो, बात ही खत्म कर दी हमने तो। और भाई जो लोग ऐसे बना रहे हो ना, देखो पहला क्या दिया, लेक, लेक में प्रोड्यूसर्स कौन, फाइटो प्लैंक्टन, फाइटो प्लैंक्टन ज्यादा होंगे कम होंगे, ज्यादा होंगे, अपराइट। सेकंड क्या दिया, ग्रासलैंड, प्रोड्यूसर कौन, ग्रास, यहाँ पे मतलब ज्यादा होगी कम होगी, अपराइट होगा। थर्ड कौन, पॉन्ड, प्रोड्यूसर कौन, फाइटो प्लैंक्टन, फाइटो प्लैंक्टन है मतलब वापस से ज्यादा होगा। अब फोर्थ क्या दिया, फॉरेस्ट, बोले ये तो कंफर्म है अपराइट ही बनेगा, इसको तो छेड़ नहीं सकते, तो आंसर क्या गया, फॉरेस्ट। क्यों, हमने माना ट्री इकोसिस्टम, हमने क्या माना, ट्री इकोसिस्टम में। क्यों मानना पड़ा, ये तीन तो अपराइट ही बनेंगे। दो एक्वेटिक है, फाइटोप्लैंक्टन से, फाइटोप्लैंक्टन माइक्रोस्कोपिक है, वो तो हमेशा ही ज्यादा होंगे। ग्रासलैंड दिया है मतलब ग्रासेस प्रोड्यूसर है, उसका भी सेम होगा। तो फिर हमें मानना पड़ेगा ट्री इकोसिस्टम को, ट्री इकोसिस्टम में मानना पड़ेगा, इसलिए हमने आंसर क्या दिया, फॉरेस्ट दिया। जो आपको क्वेश्चन यहाँ पे था उसके अंदर फॉरेस्ट दिया है, बट आपको सारे दिए हुए, तो फॉरेस्ट के अंदर प्रोड्यूसर ग्रासेस भी होती है, हर्ब्स भी है, श्रब्स भी है, अंडर श्रब्स भी है, ट्रीज भी है, इसलिए नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स क्या है, ज्यादा है, तो वहां पे आपने अपराइट बोला। अगर सिर्फ फॉरेस्ट दिया और आपसे पूछा ग्राफ कैसा बनेगा, अपराइट बनेगा। क्यों अपराइट बनेगा, सारे प्रोड्यूसर, ग्रास भी है, फॉरेस्ट में जंगल में घास होती है, तो वो अपराइट बनेगा। फिर आप बोलेंगे सर इस क्वेश्चन में बाकी तीन ऑप्शन अपराइट है, इसको हम छेड़ नहीं सकते थे, तो हमें मानना पड़ेगा कि वहां पे फॉरेस्ट का मतलब क्या है, ट्री इकोसिस्टम है। तो ये ऑप्शन वाइज देखने पड़ेंगे, ऑप्शन वाइज देखने पड़ेंगे कि अगर फॉरेस्ट दिया है तो हो सकता है आप ग्रासलैंड भी माने, आप ट्री भी माने, वो क्वेश्चन की प्रायोरिटी क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। वहां पे सिर्फ फॉरेस्ट दिया और कुछ नहीं बोला, आपको ग्राफ दे रखा था, आप अपराइट मानेंगे उसके, बट आपको उस क्वेश्चन में क्या दिया, बोले बाकी तीन 100% अपराइट है, तो फिर आपने क्या माना, ट्री इकोसिस्टम माना है। तो ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना, और स्पिंडल शिफ्ट तो बोल ही मत देना, है ना, स्पिंडल तो बोल ही मत देना। तो चलिए, चलिए तो यहाँ पे अपन जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे 49 समझ में आ गया, बी क्यों गया, है ना, तो बीच क्यों गया उसका रीजन लिख देना, वहां पे ग्रासेस को माना है हमने। 50, क्वेश्चन नंबर 50, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या है ये, और कैक्टस का नाम है ये। चलिए, इसके बाद अगर आप देखेंगे 54, स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब क्या होता है, और लिविंग ऑर्गेनिक। स्टैंडिंग स्टेट का मतलब डेट्राइटस, डेड, डेट्राइटस मतलब डेड, ह्यूमस, डेट्राइटस और ह्यूमस में डिफरेंस, डेट्राइटस अभी अभी गया, फ्रेशली है, ह्यूमस डार्क कलर मॉर्फस डिकम्पोज के बाद बनेगा। 56, क्या, लेस देन 50%। भाई आपको पता है ये बात तो कि जो टोटल सनरेज आती थी वो आईएसआर कहलाती थी, है ना, जो टोटल एनर्जी एटमॉस्फेयर के अंदर घुसी थी वो क्या थी, आईएसआर। तो इस आईएसआर का लेस देन 50% क्या था, पीएआर था। और इस पीएआर का कितना यूज किया था प्लांट्स ने, 2 to 10% ऑफ पीएआर। तो आईएसआर का 1 से 5% ऑफ आईएसआर।
ये ध्यान रखना, ये गड़बड़ अभी भी कह रहा हूँ मत कर देना। PAR दिया है 2 to 10% लगभग, ISR दिया है 1 to 5%। क्वेश्चन थे इस बार तो, इस बार के टेस्ट में 2 क्वेश्चन डाले गए थे, इसीलिए डाले गए थे ताकि आपको पता होना चाहिए ISR दिया है या PAR दिया है, बहुत मैटर करेगा एग्जाम में। एग्जाम में बहुत मैटर करेगा कि एग्जाम में PAR दिया गया है या ISR दिया गया है। 61 लार्ज वुडी वाइन्स कहाँ मिलेगी? ट्रॉपिकल। जो तुम्हें नहीं पता हो ना डाल देना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सिंपल है ना। बाकी जो स्पेसिफिक है वो मार्क करा दिए गए तुम लोगों को। कंसीडर द फॉलोइंग conditions A to D and select the correct path adaptation in the environment in the desert lizard। desert lizard कौन है ये? कौन सा एडेप्टेशन शो करती है? कौन सा? बिहेवियर एडेप्टेशन। क्या होता है बिहेवियर एडेप्टेशन? वही वाला धूप सेकेगी फिर छाया में, पता है ना। चलो, पहला burrowing इन द सॉइल टू escape द हाई टेम्परेचर, सही है गलत है? सही है। और अगर ए सही है तो फर्स्ट रो थर्ड तो गया, तो मुझे BOC देखना है बस। अब BOC में देखे, लूजिंग हीट रैपिडली फ्रॉम द, कहाँ गया, फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर, नहीं तो बी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सी बास्क इन सन व्हेन टेम्परेचर इज लो, सही है ना। जिसको बी समझ में भी नहीं आ रहा सी पढ़ लेगा, बोले हाँ सी तो करेक्ट है, तो ए एन सी हो जाएगा। तो ध्यान रखें हमेशा एलिमिनेशन मेथड की तरफ चले हमेशा। फिर 65 है ना, 65 63 मार्क्स थोड़ी करवाया था अभी, 65 कराया था, डिस्कस भी कर लिया था। 63 तो पहला वाले का है। हाँ 65 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर पिरामिड्स ऑफ एनर्जी इज इनकरेक्ट? क्या? इन्वर्टेड तो हो ही नहीं सकता कभी, वेरी गुड, इन्वर्टेड कभी हो ही नहीं सकता। 69 विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल? स्पैरो है ना, स्पैरो की बात करेंगे तो वो एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल पे आ सकता है। 70 फ्रेगमेंट डेट्राइट डिकम्पोजिशन तो नहीं है ना, ये क्या कहलाता है? फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। इसके बाद 76 फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम, नॉट अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम। क्या है? किसका ही है? कम्युनिटी का है। तो ये प्रोडक्टिविटी एनर्जी फ्लो डीकम्पोजिशन, एक को कौन सा बचा? सेल न्यूट्रिशन साइकिल। चलिए 77 हो गया है ना, मार्क कर लेना, उसको लिख देना, क्यों है बाद में उलझोगे नहीं तो। 78 और लेख के आगे लिख देना, स्पिंडल नहीं होता बायोमास है वो, है ना। हाँ 78 क्या जाएगा? फॉस्फोरस, नॉट अ गैसियस बायो, हाँ तो क्या जाएगा फिर? फॉस्फोरस साइकिल जाएगा। 81 81 अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 81 की बात करें, बोले यहाँ पे क्या पूछा है? पिरामिड ऑफ नंबर पूछा है, व्हाट कुड बी वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, क्या हो सकता है? बोले प्राइमरी प्रोड्यूसर पीपल ट्री होगा और सेकेंडरी कंज्यूमर शिप होगा। पहली बात तो शिप सेकेंडरी कंज्यूमर होते ही नहीं है, तो पहला तो वैसे कट गया। लेवल प्राइमरी कंज्यूमर इज रैट एंड सेकेंडरी कंज्यूमर इज कैट, हो सकता है क्या? क्यों है? कैट सेकेंडरी कंज्यूमर नहीं है? है? अच्छा रेड प्राइमरी कंज्यूमर नहीं है? रेड ग्रीन नहीं खाता? क्या बात करी तुमने, हैं? नंबर देखो, यहाँ पे 500 चूहे क्या एक पीपल के पेड़ पे रह सकते क्या? नहीं रह सकते। ध्यान रखना 500 चूहे पॉसिबल, पैरासाइट होते तो मान लेते, चूहे 500 पॉसिबल नहीं है। थर्ड बोला लेवल प्राइमरी कंज्यूमर इज इंसेक्ट एंड सेकेंडरी कंज्यूमर इज स्मॉल इंसेक्टिवर्स बर्ड, ये पॉसिबल है कि 500 कीड़े एक पीपल के पेड़ पे रह सकते हैं और उसके ऊपर 50 इंसेक्टिवर्स बर्ड, वो पॉसिबल है। सेकंड वाला क्यों पॉसिबल नहीं है? नंबर एक्सट्रीम था, है ना। फोर्थ लेवल पीपी इज फाइटोप्लैंक्टन्स, पॉसिबल ही नहीं है, एक फाइटोप्लैंक्टन इतना सारे को दे ही नहीं सकता। 82 82 हो जाएगा। हाँ, सही बात है, कॉबरा वॉल्फ नहीं जा सकता, क्यों? बोले ईगल वुल्फ को नहीं खा सकती, है ना। हाँ ईगल एक वुल्फ को तो नहीं खाएगी एटलीस्ट, है ना। ऐसा वो फ्रॉग को नहीं खाएगा वुल्फ, वो खा सकता है बट ईगल नहीं खा सकती। 84
अरे एक बात बताओ, सबसे पहले तो कि यहाँ पे 6 मंथ बैक गया था, तो हो रहा होगा या हो चुका? ये ध्यान रखना, पहली बात तो हो चुका। पहला, सफर्स फ्रॉम एल्टीट्यूड सिकनेस, करेगा क्या? नहीं, अभी तो नहीं करेगा। हैव द यूजुअल आरबीसी काउंट, नहीं, आरबीसी काउंट बढ़े हुए रहेंगे। मोर आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन एंड लोअर बाइंडिंग एफिनिटी, यस। थर्ड आएगा, नॉट फिजिकली फिट टू प्ले द गेम्स लाइक फुटबॉल, नहीं, वो स्टार्टिंग में गया होगा तब नहीं था, अब तो बिल्कुल फिट है। 6 महीने हो चुके। मेन क्वेश्चन की थीम है 6 महीने हो चुके, अब तो फिट है। बस उसके अंदर आरबीसी काउंट क्या बढ़ाएगा? बढ़ा हुआ रहेगा। 86। और ये ऐसे क्वेश्चन डरावने लगते है ना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस की अगर हम बात करें थोड़े से डरावने लगते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपसे बोला है वेजिटेशन और सीड्स, ए बी डी सी आपको दे रखा है। अब मुझे ये पता है कि भाई अगर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को करें और फास्ट अगर अपन करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए कि जो ए होगा वो प्राइमरी कंज्यूमर होना चाहिए, ये तो पक्की बात है। और अगर प्राइमरी कंज्यूमर होना चाहिए तो डॉग वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, है ना। फिर बी भी प्राइमरी कंज्यूमर होना चाहिए, बी भी क्या होना चाहिए? प्राइमरी कंज्यूमर होना चाहिए। तो इसका मतलब वो वाला ऑप्शन भी, कैट वाला जो ऑप्शन है वो भी आपको क्या हो गया? लगभग लगभग हट चुका है ना भाई। रैबिट बेटर है, डॉग बेटर। इस डॉग वाला ऑप्शन वापस कट गया आपका बी, है ना। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन भी कट गया, तो आपका सीधा आंसर क्या आ गया? थर्ड आ गया। तो इससे आप लगते हो डी में आपको पता होगा कि ये भी प्राइमरी कंज्यूमर होगा, है ना। तो इसको आप एलिमिनेट मेथड से करेंगे, आपको ज्यादा इजीली होंगे। ऐसे क्वेश्चन हमेशा एलिमिनेशन मेथड से जाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर ऐसे करने बैठ गए तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा और टाइम कंज्यूमिंग। 91। द रेट ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर, रैबिट कंज्यूमर है प्रोड्यूसर है? कंज्यूमर जो भी प्रोडक्टिविटी करता है क्या कहलाती है? 95। वही क्वेश्चन अभी अभी पूछा है, क्या कहलाएगा? कंज्यूमर। 96, है ना। करेक्टली डिस्क्राइब, लीचिंग का मतलब वाटर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक मैटर राइज टू द टॉप लेयर, नहीं वो तो नीचे जाते। फ्रेगमेंटेशन, ऑर्गेनिज्म सच एज अर्थवर्म। ह्यूमिफिकेशन, डार्क कलर सब्सटेंस ह्यूमस व्हिच अंडरगो माइक्रोबियल एक्शन वेरी फास्ट रेट, क्या जाएगा? स्लो। कैटाबॉलिज्म, लास्ट स्टेप इन द डिकम्पोजिशन अंडर फुल्ली अनएरोबिक कंडीशन, क्या है? इसके बाद बात करें 108। 108, है ना। साइबेरिया से उड़ते हुए कौन आई थी? साइबेरियन क्रेन, कहाँ पे आती है? क्योलेडियो नेशनल पार्क, कहाँ पे? भरतपुर, ध्यान रखना। 109। कौन सी साइकिल दिखा रखी है? फॉस्फोरस साइकिल। बी क्या होगा? वेदरिंग ऑफ रॉक्स, मतलब रॉक्स मिनरल होंगे क्या? और रॉक्स आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है क्या, बी में? किसमें? थर्ड, तो आंसर क्या आ जाएगा? कुछ मैच करने की जरूरत नहीं है, एबीसी बाकी सब आपको सीधा एक आपने मैच किया, आपको आंसर आ रहा है ना। 112। 20 जूल पकड़ा है प्लांट ने, स्नेक के पास कितनी पहुंची? ये तो पूछा, पिकॉक के पास कितनी पहुंची? 0.0। अच्छा, इसमें अगर आप 20 किसके पास? प्लांट के पास। माइस के पास 2। स्नेक 0.2। पिकॉक किसी भी लेवल पूछेगा बता दोगे? 117। टी डुएलर्स कहाँ रहते हैं मेनली? 117। डायरेक्ट जाएगा आंसर। 120। क्या जाएगा? स्टैंडिंग क्रॉप या स्टेट क्रॉप? क्यों, लिविंग मैटर पूछा है। 21। फोटोसिंथेसिस से बन रहा है तो क्या कहलाएगा? रेस्पिरेशन की बात की क्या? नहीं की। 22। डिग्रेडेड, न्यूली क्रिएटेड पोर्ट में क्या होता है? न्यूली कूल लार्वा, बेयर रॉक। 123। क्या जाएगा? क्यों? मतलब पीछे आंसर दिया है, नहीं रीजन भी पता है, बताए। कौन बताएगा? ये नहीं होता बस। कौन बताएगा? 123 बन जाएगा।
हाँ, तो इसका मतलब क्या इंडिकेट करना चाह रहा है ये? पॉपुलेशन बी कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर है, इंफीरियर है? सुपीरियर है। क्लियर है? बैठे। इसके बाद 124। 124, डीप ओशनिक वाटर में जो भी रह रहे हो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? सेडिमेंट कैरेक्टर्स के ऊपर ऑफ सॉइल। और सेडिमेंट कैरेक्टर्स का मतलब क्या? डेट जो भी होगा उसको खाए, डेट्राइटिव वो होंगे भी। 126, लास्ट क्वेश्चन, क्या जाएगा? सेकंड क्यों? गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल, कार्बन एंड नाइट्रोजन और सेडिमेंट्री, सल्फर एंड फॉस्फोरस। ध्यान रखना सल्फर दोनों में आता है, आपको लिखवा चुका हूँ, सल्फर दोनों में आता है। क्लियर है क्या बात है ना? तो 126 तक डिस्कस हो गया। उसके बाद जब भी क्वेश्चंस आएंगे नेक्स्ट अपन, है ना, जो भी आपको डाउट्स है आप सॉल्व करें, एक्सरसाइज सॉल्व करें, मॉड्यूल सॉल्व करें, और जो भी आपके डाउट्स है फ्राइडे